हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का, जो होगा मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। पिछली वीडियो में मैंने आपको मगध के उत्कर्ष के बारे में बताया था कि किस तरह से जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासक हुए, उन्होंने किस किस तरह की नीति अपना करके मगध का विस्तार किया, मगध का क्षेत्र विस्तार किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। इसके बाद मैं मौर्य वंश के बारे में पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले एक बात समझिए कि जो प्राचीन भारत में जितने भी आक्रमण होते थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस दिशा से होते थे, जो कि है पश्चिमोत्तर दिशा। अगर बात की जाए इन दोनों दिशाओं की तो ये समुद्री मार्ग का रास्ता है। अगर समुद्री मार्ग से आक्रमण करना उतना संभव नहीं हो पाता था उस समय, क्योंकि समुद्री मार्ग से अगर आक्रमण किया जाए तो उसके लिए नेवी अच्छी होनी चाहिए। तो उस समय किसी की नेवी इतनी अच्छी नहीं थी। और अगर इस वाली दिशा की बात की जाए तो यहाँ पूरा हिमालयन क्षेत्र था, तो हिमालय से चढ़ करके भारत में प्रवेश करना भी बहुत कठिन था, जो कि संभव नहीं था उस समय की पूरी सेना जो है हिमालय से चढ़ करके भारत में प्रवेश कर जाए, तो ये संभव नहीं था। तो इसलिए सिर्फ एक ही दिशा बचती थी, पश्चिमोत्तर दिशा। तो जितने भी आक्रमण हुए हैं प्राचीन भारत में वो सारे ही इसी दिशा से हुए हैं। तो पहले जो आक्रमण हुआ वो ईरानी आक्रमण हुआ, और उसके बाद उसके पश्चिम में है यूनान, तो उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं ईरानी आक्रमण के बारे में। तो जो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरानियों द्वारा हुआ। अगर वंश की बात की जाए तो हकमनी वंश द्वारा, ठीक है। तो उस समय जो ईरान में साम्राज्य था वो हकमनी वंश का ही था। तो इन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए भारत को चुना। तो सबसे पहले इनके द्वारा ही आक्रमण किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो प्रथम आक्रमण जो है साइरस द्वितीय द्वारा किया गया। अब इनका जो है आक्रमण इतना सफल नहीं हो पाया। अगर प्रथम सफल आक्रमण की बात की जाए तो डेरियस प्रथम व दारा प्रथम। देखिए, विदेशी इतिहासकारों ने इन्हें नाम डेरियस प्रथम दिया है, और जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इनको नाम दारा प्रथम दिया है। तो ये एक ही व्यक्ति हैं। नाम जो है कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, घबराना मत, क्योंकि ये नाम व्यक्ति एक ही है, नाम कुछ भी आ सकता है दोनों में से। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जो भारत में आक्रमण हुआ वो ईरानियों द्वारा हुआ। वंश की बात की जाए तो हकमनी वंश के द्वारा हुआ। प्रथम आक्रमण किसके द्वारा हुआ तो साइरस द्वितीय द्वारा। और प्रथम सफल आक्रमण की बात की जाए तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। अब आक्रमण किया इन्होंने, जो सफल आक्रमण हुआ तो इन्होंने जो है तक्षशिला कंधार तक के क्षेत्र को जीत लिया। अब जीतने के कारण परिणाम क्या हुए आक्रमण के, तो इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीता तथा ईरान का 20वां प्रांत बनाया। तो कहा जाता है ईरान में उस समय 30 प्रांत हुआ करते थे, तो इन्होंने 20वां प्रांत जो है भारत को बनाया। यहाँ से इनको 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति भी होती है। अब ये जो टैलेंट है ये ईरानी मुद्रा का शब्द है, इसमें ज़्यादा मत जाना। 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति भी हुई थी उन्हें वहाँ से। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो इन्होंने भारत का क्षेत्र जीता, इसको अपना 20वां प्रांत बनाया। अब इसके जो ईरानी आक्रमण हुए उसके भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़े, इफ़ेक्ट क्या क्या पड़े। तो खरोष्टी लिपि का जन्म होता है, जो कि ईरानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई थी। तो इससे पहले जो है भारत में ब्राह्मी लिपि चलती थी। तो इस ईरानी आक्रमण के बाद खरोष्टी लिपि का भी जन्म हो जाता है, और इसके आगे वो विकसित भी होती है। मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ता है। अब जब आगे जो टॉपिक आएगा मौर्य वंश का, जब मैं उसमें मौर्य कला के बारे में पढ़ाऊंगी, तो उसमें एक पाटलिपुत्र से जैसे राजप्रसाद मिला जो 80 स्तंभ का है, और उसकी जो छत है वो लकड़ी की है, फर्श जो है पत्थर का है। तो ये जो कलाएं हैं इनमें ईरानी
कला देखने को भी मिलती है। तो इस तरह से ईरानी आक्रमण के बाद जो कला विकसित हुई मौर्य वंश में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो कला का विकास हुआ वो एक्चुअल में मौर्य वंश में ही हुआ। तो इसमें जो है प्रभाव ईरानी भी पड़ गया ईरानी आक्रमण के बाद। समुद्री मार्ग से खोज के बाद विदेशी व्यापार भी बढ़ा, उसको प्रोत्साहन मिला। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं ईरानी आक्रमण के भारत में। अब चलिए बात करते हैं यूनानी आक्रमण की, जो दूसरा आक्रमण होता है। तो इसकी पहले पृष्ठभूमि जानते हैं। तो जो उस समय यूनान में मकदूनिया में फिलिप, जो कि सिकंदर के पिता थे, वो शासक बनते हैं 359 ईसा पूर्व 359 बीसी में, जिनकी हत्या कर दी जाती है 329 ईसा पूर्व में। अब जब उनकी हत्या हो गई 329 ईसा पूर्व में, तो 329 ईसा पूर्व में ही 20 वर्ष की आयु में सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक बन जाता है। इनके गुरु का नाम अरस्तु, अच्छे से ध्यान रखना, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बहुत रिसर्च की। एक बार ये जंगल गए, इन्होंने कुछ लगभग 500 बुक्स लिखी हैं बायोलॉजी पे, जंतु विज्ञान पे, जीव विज्ञान पे, इन सब पे। तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इनका अब उद्देश्य ये था, सिकंदर का उद्देश्य ये था कि 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। तो इनका जो उद्देश्य था वो विश्व विजेता बनना था। तो उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और 327 ईसा पूर्व में ये भारत की ओर चल पड़े। अब ये जो भारत आए वो हिंदू कुश पर्वत पार करके आए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिकंदर की सेना आई वो कौन सा पर्वत पार करके आई। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हिंदू कुश पर्वत पार करके सिकंदर की सेना भारत में आती है। अब जब वो तक्षशिला पहुंचते हैं तो जो तक्षशिला का राजा होता है आम्बी, तो आम्बी जो है वो उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, क्योंकि जो आम्बी था उसको लगता ही नहीं था कि हम जो है सिकंदर की सेना के आगे लड़ पाएंगे, उनसे युद्ध कर पाएंगे। तो वो पहले ही आत्मसमर्पण कर देता है और फिर उस सिकंदर को आम्बी का सहयोग भी मिल जाता है। अब वो तक्षशिला से बढ़कर आगे पंजाब पहुंचते हैं, जहां पर किसका शासन होता है, पौरुष पुरु वहां का शासक होता है। तो जो पौरुष और पुरु जो है उसका जो क्षेत्र था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र था। तो जो 326 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ उसको झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, इन सब के नाम से जाना जाता है। तो कभी हाइडे स्पीच आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाइडे स्पीच जो शब्द है ये झेलम को कहा गया है यूनान में। तो हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध, ये एक ही युद्ध है, 326 ईसा पूर्व में हुआ सिकंदर और राजा पोरुस के बीच। इसमें पोरुस की हार हो जाती है, पर ये जो पोरुस है वो बहुत साहसपूर्ण तरीके से लड़ता है। तो इसका साहस देख कर जो सिकंदर ने विजित किए थे क्षेत्र, वो आधे विजित क्षेत्र उसी को ही वापस कर देता है और अपने साथ मिला लेता है, ताकि वो आगे मगध पे भी आक्रमण कर सके। अब उसका सहयोग चाहिए था, पौरुष को भी उसने अपने साथ में ले लिया। तो इस तरीके से अपनी वो विस्तार करना चाह रहा था क्षेत्र का। पर जो सिकंदर की सेना है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। होता यह है कि वो 327 बीसी से चले थे, 326 में वो भारत पहुँचे। बीच बीच में इतने युद्ध हुए, पर्वतों को पार करके आए। तो इतने टाइम तक वो चलते रहे, युद्ध करते रहे, तो अब वो थक जाते हैं। तो और जो यूनान का वातावरण था वो भारत के वातावरण से अलग था, तो वो अपने आप को यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे थे। और एक बात और प्रसिद्ध थी कि जो मगध का राजा है नंद वंश का धनानंद, वो अपने क्रूर व्यवहार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो उनको नहीं लगता था कि हम मगध के राजा के साथ युद्ध जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे, क्योंकि अब उन पे इतनी शक्ति नहीं रह जाती। तो वो इसलिए जो सिकंदर की सेना होती है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि
सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो आंसर होगा ब्यास नदी। अब देखिए ऑप्शन कितने ही आ जाएंगे, झेलम आ जाएगा, चिनाब आ जाएगा, ब्यास, सिंधु, कुछ भी आ सकता है, पर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना किया। तो वो है ब्यास नदी। सिकंदर और उनकी सेना जो है 19 माह तक रुकती है, 325 में वो लौटते हैं। अब जब वापस आने की बारी होती है तो जो सिकंदर की सेना है वो सिकंदर उस सेना को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक जलीय मार्ग से और एक स्थलीय मार्ग से। तो जो स्थलीय मार्ग का नेतृत्व है वो सिकंदर ने खुद किया और जो जलीय मार्ग का नेतृत्व है वो नियाकस ने किया। अब बात आती है कि यूनानी आक्रमण से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो प्रभाव ये हैं कि सिकंदर ने जब विजय प्राप्त की पौरुष के साथ युद्ध लड़ करके, तो उन्होंने अपनी जीत की खुशी में दो नगर बसाए, एक निकैया, एक बहुकेफला। दो नगरों का निर्माण किया। अब ये जो बहुकेफला है वो उसके घोड़े का नाम है, प्रिया घोड़ा था उसका, वो युद्ध में मर जाता है, इसके कारण वो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर ही एक नगर बसा देता है। गांधार शैली का विकास होता है। आगे जब हम मौर्य काल में कला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे गांधार शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। भारत का एकीकरण हो जाता है। अब देखिए एकीकरण किस तरह से हुआ। अब जो है नंद वंश था, मगध में शासक कर रहा था धनानंद। तो अब इनको ये पता चल जाता है कि जो क्षेत्र विस्तार है मगध का वो इतना फैल चुका है, सारा बहुत ज़्यादा फैल चुका है, पर उनको मजबूत करनी है सेना, तो वो पश्चिम उत्तर में करनी है। पश्चिम उत्तर की जो सीमा है उसको मजबूत करना है, क्योंकि एक यही रास्ता है जहाँ से आक्रमण होते हैं। बाकी जो विदेशी आक्रमण है वो और दिशाओं से नहीं हो पाते। ये मैंने आपको अभी पहले बताया कि क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि समुद्री मार्ग से अगर आक्रमण किया जाए तो उसके लिए नेवी अच्छी होनी चाहिए। और इधर है हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज से आकर के कोई भारत में प्रवेश करे तो ये इतना संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ही दिशा थी, तो उनको अब ज्ञात हो गया अच्छे से कि अब इस सीमा को मजबूत करना है। इसके कारण इसका ये प्रभाव पड़ा कि भारत का एकीकरण हुआ, यूनान के साथ संपर्क बढ़ा और संपर्क में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। अब एक बात को अच्छे से नोट कर लीजिए कि सिकंदर के साथ भारत में कौन कौन से लेखक आए। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो तीन लेखक हैं, नियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। तो इन तीनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ये विदेशी लेखक हैं। तो ये तीनों जो है भारत आए थे सिकंदर के साथ, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। आपने एमसीक्यूज़ बनाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईरानी और यूनानी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े भारत में। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मौर्य वंश का होगा। मैं उसमें मौर्य वंश का कला, प्रशासन सब कुछ बताऊंगी। तो जिसमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं मौर्य वंश से बनकर के एग्ज़ाम में आते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।